रोडोफाइल पढ़ा रहा था। रोडोफाइल में एक करेक्शन कर लो। करेक्शन क्या ऐड करना है। सेल वॉल जहां पे मैंने दिखाया था, मैंने कहा था कि सेलुलोज की बनी हुई है, ठीक है। उसके चारों तरफ हाइड्रोकोलाइड्स का या फाइटोकोलाइड्स का बेसिकली एक लेयर है, सराउंडेड होता है। सेलुलोज पेक्टिन प्लस पॉलीसल्फेट एस्टर। पॉलीसल्फेट एस्टर ये ऐड कर लो, पेक्टिन प्लस पॉलीसल्फेट एस्टर। अब आते हैं रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में। तो रिप्रोडक्शन वैसे ही 3 मोड्स होंगे। वेजिटेटिव, सेक्सुअल है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव अगर फिलामेंटस है तो फ्रैगमेंटेशन से होगा। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वाया नॉन मोटाइल स्पोर्स, एप्लानोस्पोर। हाँ ये लिखा दिया था क्या मैंने? यस सर। हाँ सर, ये लिखा दिया ओके, मुझे लग रहा था मैंने बताया। चलो अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप सिर्फ लिख दो oogamous टाइप, ठीक है। ओके, सेकंड चीज की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं। आप ये बोल सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अकम्पनीड बाय, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा एंड इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे। अभी तक एल्गी में अगर आपको ये लाइफ साइकिल याद होगी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो आपको याद होगा कि मैंने जाइगोट बनाया था और मैंने कहा था जाइगोट जैसे ही बना वहां पे तुरंत क्या हो जाती है, मियोसिस हो जाती है, और वहां से क्या बन जाते हैं, स्पोर्स। और स्पोर्स हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को जन्म दे देता है। Yes, तो यहाँ पे जाइगोट बनने के बाद कुछ कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगे, कुछ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट जैसी चीजें एग्जिस्ट करेंगी। तो एक बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा एल्गी है, कौन सा ग्रुप है एल्गी का जहाँ पे कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पाए जाते हैं, तो वो आपका कौन सा है, रेड एल्गी। वैसे तो आपको मैंने बता रखा है कि जो रेड एल्गी है एवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में क्या है, primitive, they are most primitive with respect to their evolution, ठीक है। they show similarity with the cyanobacteria, cyanobacteria के साथ similarity show करते हैं, ठीक है। and the green algae is the most advanced and they show similarity with the land plants या higher plants, okay।
Yes, तो sir. बट अगर इनका रिप्रोडक्शन आप देखो तो रिप्रोडक्शन में यहाँ पे यूगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है और साथ में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। तो अगर आप रिप्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो दे आर मोस्ट एडवांस्ड। ठीक है, यहाँ पे एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है अगर आप एलगी को कंसीडर करते हो। ओके, Yes, sir. एग्जाम्पल अगर आप देखो तो पोरफायरा, और बताओ पॉलीसिपोनिया, Gelidium. ठीक है। आप अगर अपने एनसीईआरटी में पेज पलट के देखोगे, मैंने कुछ होमवर्क दिया था सर तुमको एक आध। सर ड्राइंग बनाने। हाँ, डिप्टेरोडा का ड्राइंग सर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप बना लेना। एक और है पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, इन दोनों का नहीं मिलेगा। पोरफायरा का आपको मिल दिया है और कुछ इस तरह करके पिक्चर बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे पॉलीसाइफोनिया के केस में इस तरह का कुछ पिक्चर बना हुआ है। ठीक है, इस तरह इस तरह आप देख लेना, कुछ ज्यादा बेटर आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी देख लेना कि उसमें है क्या। जैसे कि ये वाला पार्ट ये मेन एक्सिस है और ये वाली पार्ट जो है इनके ब्रांचेस हैं। तो ये जो पिक्चर है ये पॉलीसाइफोनिया का पिक्चर है और ये जो पोरफायरा है ये, ठीक है, पोरफायरा इस तरह से एनसीईआरटी में बेटर बना है। तो आप एनसीईआरटी का देख के आप अपनी कॉपी पे उसको बेसिकली कॉपी कर सकते हैं अपनी कॉपी पे उसको, या ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे। Done, sir. हेलो, मेरी आवाज आ रही है बच्चे? हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है, तो अब ब्रायोफाइट से स्टार्ट करते हैं।
तो ब्रायोफाइट्स के रिस्पेक्ट में अगर हम कुछ चीजें देखें, ठीक है, तो जैसे हैबिटेट की बात करते हैं, जनरलाइज्ड हैबिटेट की बात करेंगे, ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे। तो एल्गी आपने देखा है कि मोस्ट ऑफ द एल्गी का जो हैबिटेट है वो क्या है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा बहुत बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, थोड़ी बहुत बातें अगर आपको पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन या जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो जो ओरिजिनेट हुआ वो कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ, वाटर पे, ओशन। हाँ, वाटर में, ठीक है। तो जो पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, एवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में जो पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो सारे के सारे कैसे थे, एक्वेटिक, ठीक है। धीरे धीरे करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक से जो है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में क्या हुए, शिफ्ट हुए, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में वो शिफ्ट हुए। अब वो चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, ठीक है, दोनों टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स थे वो बेसिकली टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में शिफ्ट हुए। तो अचानक से तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि बिल्कुल अचानक से शिफ्ट हो जाए। दैट मीन्स कि जब वो एक्वाटिक से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में शिफ्ट हो रहे थे तो वहां पे कहीं ट्रांजिशन पहले स्टेज है। यस कौन सी स्टेज है, ट्रांजिशन स्टेज। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे ये मैं पॉन्ड बना दूं, तो पॉन्ड का जो ये मॉइस्ट वाला एरिया है, ये बॉर्डर है जहाँ पे इनफ मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो वो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे, इस मॉइस्चर वाले एरिया में ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उन ऑर्गेनिजम्स ने कहाँ पे अपने आप का अपना हैबिटेट बनाया, ये जो बेसिकली मॉइस्ट एरिया, क्या बच्चे, मॉइस्ट एरिया, हाँ, मॉइस्ट एरिया, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स जो है क्या कहते हैं, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की तरफ मूव कर रहे थे, बट दे आर नॉट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट। क्यों? क्योंकि इनको बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए भी ब्रायोफाइट्स कंप्लीटली वाटर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। वाटर नहीं होगा तो इनका रिप्रोडक्शन इनमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दैट मींस दे कैंट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनका, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कंप्लीट नहीं कर सकते हैं विदाउट वाटर, ठीक है। दूसरा, इनके अंदर जो वेस्कुलर सिस्टम है वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, ठीक है। अभी अभी इनकी बॉडी थायलॉइड है। अभी इनकी बॉडी कैसी है, प्लांट बॉडी, थायलॉइड। थायलॉइड सिस्टम तो डेवलप होता नहीं है। हाँ, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे डेवलप हो चुका है, ओके, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो चुका है, पर बॉडी स्टिल अभी थायलॉइड है और वहां पे रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि वहां पे वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है, और अगर वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है दैट मीन्स कि इनकी बॉडी जो है क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब तो कर सकती है वाटर, ठीक है, डायरेक्ट वाटर के साथ में अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में है तो वहां से एब्जॉर्ब कर लेगी। बट अगर आप ये बोल दो कि जो है क्या कहते हैं, एक हाइट अप टू हाइट सर्टेन हाइट तक पहुंच जाए, दैट मीन्स कि वो पॉसिबल नहीं है, और सर्टेन हाइट वाला स्ट्रक्चर ही इनमें नहीं पाया जाता है, ओके। हाँ सर, हाँ सर, ओके। तो आप लिख दो यहाँ पे कि ब्रायोफाइट्स आर फाउंड इन moist and steady places। ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहां पे या तो मॉइस्चर हो या तो इवन दोनों तरह का जो है क्या कहते हैं एनवायरनमेंट होगा, वहां पे ये मिल जाए, ठीक है। सच एज कहीं पे भी मॉइस्चर हो जाएगा तो ये तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। स्टेडी प्लेसेस में जैसे हिल एरिया में है, जैसे यहाँ पे मैं बना दूंगी ये आपका हिल है,
अब यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, जब भी रेनी सीजन आता है तो जो भी ये बेसिकली इस तरह के रीजन्स हैं या जहाँ पे बेसिकली स्टेडी प्लेसेस है वहाँ पे थोड़ा बहुत पानी एलगी की वजह से आप देखते हो कि हिली एरियाज में अगर पानी डिपॉजिट हुआ तो एलगी जो है क्या कहते हैं क्या हो जाता है, वहाँ पे ग्रो करता है। और अगर एलगी ग्रो करेगा दैट मीन्स कि वो मॉइस्चर उस जगह पे अब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर मॉइस्चर अब्जॉर्ब हुआ है तो वहाँ पे आपकी ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट इस तरह के प्लांट होते हैं, ठीक है, हब्स होती हैं ब्रायोफाइट्स, ठीक है, तो वहां पे आपको मिल जाएंगे ब्रायोफाइट्स। तो आपको यही पे ध्यान रखना है कि जो हैबिटेट है ब्रायोफाइट्स का वो क्या है, वो मॉइस्ट एंड स्टेडी प्लेसेस हैं सच एज हिल्स। ब्रायोफाइट्स को आप अगर एनिमल से कंपेयर करो तो किस एनिमल्स के पैरेलल, मतलब कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स के पैरेलल रखोगे आप? amphibians. Amphibians. That's why bryophytes are also known as amphibian of plant kingdom. क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए पानी की जरूरत पड़ता है। पानी में And depends on water for sexual reproduction. आगे बढ़े। हाँ सर। जहां जहां आपको मॉइस्चर मिल जाएगी तो पॉसिबिलिटी है पॉल्यूशन ना हो, ठीक है। आप याद रखना एक चीज की, जो लाइकेंस है और उसके बाद समवट ब्रायोफाइट्स, ये यूजुअली पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं कर पाते। लाइकेंस तो स्ट्रिक्ट है कि वो नहीं ग्रो कर पाएंगे, पर ये ब्रायोफाइट्स भी आपके हैं, ये भी पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स कि अगर जो है क्या कहते हैं किसी जगह पे मॉइस्ट प्लेस है एंड पॉल्यूशन फ्री है, then you can expect bryophytes there. Okay, एक नोट डाल दो। Bryophytes play important role in succession. Succession जानते हो ना? हाँ सर, इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजी में है ये आपका जो है क्या कहते हैं, कोई एक्वाटिक हैबिटेट हो या आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो, वहाँ पे जो कम्युनिटी का डेवलपमेंट है, ठीक है, एक पायनियर कम्युनिटी से एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी का जो बेसिकली डेवलपमेंट है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, दैट ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज इन अ bare land you can say, or in a aquatic environment where there was no life, ठीक है, उसको बोलते हैं सक्सेशन। तो ब्रायोफाइट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेशन ऑफ bare land।
and rho. Our first land plants, they do not have vascular bundle. The plant body is haloid, that is non differentiated in root, stem and leaf. ठीक है, तो जब रूट स्टेम एंड लीफ में डिफरेंशिएटेड ही नहीं है तो ये मतलब क्या बोल सकते हो कि श्योर है कि यहाँ पे रूट्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन ब्रायोफाइट्स occurs through, किसके थ्रू होता है? राइजोइड्स। राइजोइड्स आर नॉट रूट, ध्यान रखना, राइजोइड्स क्या है? रूट नहीं है, दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर, दे आर नॉट रूट। ये क्या है? रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। रूट लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब क्यों रूट लाइक बोल रहे हैं? क्योंकि इनका भी काम क्या है? वाटर का फंक्शन एब्जॉर्प्शन सेम है, वाटर एब्जॉर्प्शन। Bryophytes are the first plant plants where क्या है बताओ? Bryophytes are the first plants where लैंड में पाए जाने वाले। अच्छा, टिश्यू या डेवलप लिखो, प्रेजेंट से बेटर करना है यहाँ पे भी। डेवलप मैंने ये लिखा है कि नहीं कि वैस्कुलर सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट है? हाँ सर, लिखा दिया? हाँ सर, आपने लिखा दिया है। लिखा दिया है कि वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट? हाँ सर, लिखा दिया है। चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है।
कि नहीं लिखाया। चलो वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है, बताया था लिखाया नहीं था, देख लो आप चेक करो अपनी कॉपी। हाँ सर, आपने लिखा था दे डोंट हैव वास्कुलर बंडल। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान में रखना कि ब्रायोफाइट्स में एक प्लांट है जिसका नाम है स्फेनगम या स्फेगनम। ओके, तो ये स्फेगनम में कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। स्फेगनम जो है प्लांट ब्रायोफाइट्स में, उससे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन तो बड़ा कॉमन है कि जो पीट होता है, ठीक है, मतलब इसके एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, वो पीट बेसिकली इसी स्फेगनम से बना है। अब मतलब बहुत प्री हिस्टोरिक टाइम में, ठीक है, आज से बहुत साल पहले जो स्फेगनम था उससे पीट बना है, फ्यूल की तरह यूज करते हैं। दूसरा स्फेगनम का एक और यूज है कि पैकेजिंग में रोल प्ले करता है। मतलब आपको कोई सामान इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना है तो लोग क्या करते हैं, मतलब जिनको पैक जो है भेजना होता है वो उससे स्पेगनम से पैक कर देते हैं, तो पैकेजिंग में काम करता है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं यहाँ पे लिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, कि सब में नहीं, सिर्फ स्पेगनम की बात कर रहा हूँ। स्पेगनम हेड्रोम, ये एक पेरेंकाइमेटस टिश्यू है, पेरेंकाइमेटस टिश्यू है, ठीक है, हेड्रोम। सर इन स्पेगनम के बाद क्या लिखा है आपने सर? क्या बच्चे बोलो? स्पेगनम के बाद क्या लिखा है आपने सर? हेड्रोम, HAD। अब दिख रहा है? जी सर। हाँ, तो हेड्रोम जो है क्या कहते हैं, एक पेरेंकाइम टिश्यू है जो एक्चुअली डेड है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो अगर लिखना है तो। ये डेड हो जाता है, मतलब जैसे आपके जाइलम एंड फ्लोएम है हायर प्लांट्स में, तो वो भी क्या होते हैं, जाइलम की जो तीन सेल्स हैं, थ्री टाइप्स की जो सेल्स है जाइलम के अंदर, वो डेड होती हैं, वही वाटर कंडक्शन का काम करती हैं। पेरेंकाइमा तो स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेड्रोम है वो भी बेसिकली डेड हो जाता है, पेरेंकाइमेटस टिश्यू है, और इसमें रोल प्ले करता है, प्ले रोल इन वाटर कंडक्शन, प्ले रोल इन वाटर कंडक्शन में रोल प्ले करता है। आगे बढ़े? हाँ सर। अगर जनरलाइज कैरेक्टर में हम एक और दो पॉइंट देखें, एक तो रिप्रोडक्शन देखना, उससे पहले एक और चीज देखने की, अगर आप हायर ब्रायोफाइट्स की बात करोगे, ठीक है, हायर ब्रायोफाइट्स, they have stem like, leaf like, roots like structure, ठीक है। मतलब स्टेम लाइक होते हैं जो कि अपराइट खड़ा करने में या जो है क्या कहते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको आप बोलते हो राइजोइड्स। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, राइजोइड का काम होता है वाटर एब्जॉर्प्शन करना। तो ध्यान में रखना, स्टेम लाइक, लीफ लाइक, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं किनमें, ब्रायोफाइट्स में। Actually, they are not enough developed that you can say that these are the stems, leaves and roots. और ये डेवलपमेंट का मतलब क्या है
they are not much differentiated structure. Yes, Okay, now एक point है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में आप मान लो कि ऐसे ही है जैसे पहले पढ़ा। कौन कौन से? वेजिटेटिव, asexual and sexual. एसेक्सुअल, सेक्सुअल। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है दैट इज बाय फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज है कि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, ये कॉपी कर लो, ये फ्रैगमेंटेशन मत लिखना, यहाँ पे मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। हो गया है सर। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स आप यही बोल सकते हो कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उस तरह से स्पोर्स जैसे स्ट्रक्चर जैसे आपने पिछले फंजाई में, बैक्टीरिया में या एल्गी में जिस तरह से स्पोर्स टाइप के स्ट्रक्चर देखे वैसे यहाँ पे बनने वाले नहीं है। ठीक है, तो आप यही बोल सकते हो कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव ही है। ओके, क्योंकि अब आप कहाँ पे मूव करने लगे हो, अब आप धीरे धीरे करके आप मूव कर रहे हो किधर की तरफ, हायर प्लांट्स की तरफ। ब्रायोफाइट्स को आप बोल सकते हो कि ये जो है क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स द हायर प्लांट्स। ठीक है, या टुवर्ड्स द एडवांसमेंट्स ऑफ द प्लांट्स, बिकॉज एक तो इनकी जो स्ट्रक्चर है मल्टी सेलुलरिटी से टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे डेवलप हो गया है। यहाँ पे और भी कुछ एडवांस फीचर आ गए हैं। ये अपना माइग्रेशन बेसिकली किधर से कर रहे हैं, एक्वाटिक एनवायरनमेंट से अब ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो एवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में बहुत सारे एडवांसमेंट हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है क्या कहते हैं, जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पेशली स्पोर्स के थ्रू हो रहा था, अब आप ये बोलना कि जो रिप्रोडक्शन वो जो स्पोर्स है वहां पे नहीं बनेंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्या कहलाएगा, बेसिकली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाएगा, क्योंकि बेसिकली जो बॉडी है उसका, प्लांट का जो बॉडी है उसी का पार्ट से जो है क्या कहते हैं नया प्लांट जर्मिनेट कर जाएगा, नया प्लांट जन्म ले लेगा। ठीक है, तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दैट विल बी थ्रू कई सारे चीजें हैं, लाइक जो फ्रैगमेंटेशन, और किसमें, इन फिलामेंटस फॉर्म। और फिलामेंटस फॉर्म यहाँ पे कहाँ देखने को मिलता है, इन, इसका नाम सुना प्रोटेनेमा का? हाँ सर। तो प्रोटोनेमा में बेसिकली आपका प्रोटोनेमा, ठीक है, आपको देखने को प्रोटोनेमा, ठीक है। अभी आपके एनसीईआरटी में इतना डीप लेवल में नहीं है, तो प्रोटीनेमा की असल में स्टेजेज होती है, प्रोटोनेमा 1, प्रोटोनेमा 2। तो प्रोटोनेमा 2 जो है वहां पे बहुत स्पेशली फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। ओके, तो ये फ्रेगमेंटेशन हो गया बाय ट्यूबर्स। ठीक है, बाय जेनी इन जेनाथम। सर ये जेमी कैसा होता है? बताऊंगा, ये अभी देख लो, देखो मैं बता देता हूँ, वैसे आगे मुझे बताना ही था। देखो जो आपके ब्रिक्सिया और मार्केंसिया हैं इसके मेंबर्स हैं,
इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें जो है कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर एट शेप होते हैं इस तरह, ठीक है, उनको जेमा कप बोलते हैं, ठीक है। और इन जेमा कप के अंदर छोटे छोटे जेनी होते हैं, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे, और ये स्ट्रक्चर बेसिकली इस बॉर्डर पे पाए जाते हैं, यहाँ पे इस तरह से बॉर्डर्स पे पाए जाते हैं, ठीक है। बॉर्डर से ये जो दिख रहा है तुमको, ये थैलस है, ये क्या है, ये थैलस है। और इसके नीचे साइड पे, मतलब ये ऊपर वाली साइड को क्या बोलोगे आप, डॉर्सल, और इसकी जो नीचे साइड है उसको क्या बोलोगे आप, वेंट्रल। तो वेंट्रल साइड पे आपको राइजोइड्स पाए जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। राइजोइड्स जो क्या करेंगे, जो रूट एब्जॉर्प्शन का, सॉरी, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और वहां पे ये एट शेप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको आप जो है जेमा कप बोलते हैं। जेमा कप के अंदर जेनी प्रेजेंट होते हैं, और जेनी के जो जेनी है वो बेसिकली जब मॉइस्चर के उसमें सॉइल, या बोल सकते हैं मॉइस्ट सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो जर्मिनेट करती हैं, और जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बना देती हैं बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। इतना डीप में जब जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा, अभी आप ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आप इसको बहुत ध्यान से रखना, और इस वाले ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्टार मार्क्स कर लो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेगमेंटेशन, हालांकि एनसीईआरटी में आपके सब दिए हैं, तो इसका मतलब है कि वो पूछ सकता है कि इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स वाया, और हो सकता है तीनों के दे दे नाम, और एक ऑप्शन बना दे ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान में रखना, तो ये तो है 5 लिखा दिया, तो हो सकता है इनके एक दो ये तो कॉमन ही है, इनमें से कोई एक उठा ले और आपको लगे कि पता नहीं है कि नहीं, तो आप ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। वैसे थोड़ा टाइम दो मुझे, 2 मिनट के लिए।
तो मैंने आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बता दिया। सर हाँ सर। सर ग्रुप में जो क्वेश्चन भेजा था अच्छा एक वो मिनट एक बार डिस्कस कर। आवाज में कम सुनाई दे रही है। सर ग्रुप में जो क्वेश्चन भेजा था वो एक बार डिस्कस कर देंगे। कौन सा ग्रुप में क्वेश्चन भेजा था? वो सर सीपी नीट जेई। क्वेश्चन बोलो बच्चे, मैं इतना ध्यान नहीं रखता हूँ, क्वेश्चन बोलो। कौन सा क्वेश्चन था? ओके सर बताता हूँ। Which of the following statements about the DNA in one of your brain cell is false? Options है वो तो some बकवास क्वेश्चन है, उसमें कुछ है ही नहीं। सिंपल सी बात है, वो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। तुमको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है क्या? तुम्हारे शरीर में कोई भी ऐसा पार्ट है जहाँ पे एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाए? सब में सेम पाया जाएगा? सर ये एक्स्ट्रा डीएनए नहीं बोला है। Which of the following statement about the DNA is one of your brain cell is false? हाँ बोलो बोलो। वो ऑप्शन है some DNA sequence may be present in multiple copies, most of DNA codes of for protein, both 1 and 2 are false, none of the above. वही तो बोल रहा हूँ, both 1 and 2 are false। दोनों स्टेटमेंट गलत है। कहाँ का क्वेश्चन है ये सर वो जो सीपी का जो एग्जाम हुआ था ना, हाँ वहां पे ये दिया था, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन दिया था। बकवास क्वेश्चन, कोई सेंस नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन थोड़ी आता है। क्वेश्चन और बनाने एक वाले सर और एक है सर, ऑल द फॉलोइंग वुड बी फाउंड इन ए यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट mRNA, rRNA, simultaneous transcription and translation, none of the above. तुम्हें पढ़ाया नहीं है मैंने? हाँ नहीं पढ़ाया होगा। थर्ड ऑप्शन से बट ये 12th का पार्ट है। रेप्लिकेशन जब आप पढ़ोगे, रेप्लिकेशन नहीं, जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे होगे तो वहां पर ये सर बायोमोलिक्यूल से दिया था। बायोमोलिक्यूल को क्वेश्चन ही नहीं है वो। बायोमोलिक्यूल्स में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन थोड़ी है। हाँ सर। तो सर बहुत इसका सारे सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चे अब उसमें कितना क्वेश्चन है सर? सर पेपर बहुत डिजाइन की कोटा करता है बच्चे एक्चुअली। आप सर देखना एक बार क्वेश्चन नीट का, एकदम सर इस बार तो बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन एकदम उल्टा ही आ गया। बिल्कुल हाँ। सीपी सर कोटा पेपर डिजाइन करता है, तो सीपी कोटा पेपर डिजाइन करता है, उसमें मेरा रोल तो होता नहीं। सर कुछ कुछ पार्ट आप पढ़ाए भी नहीं है। नहीं बच्चे, मैं तो वही पढ़ाऊंगा जो आपके नीट में आने वाला है। मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं पढ़ाऊंगा जो तुम तैयारी किस चीज की कर रहे हो? नीट सर का नीट ही की। तो जब नीट की तैयारी कर रहा हो तो मैं नीट का पढ़ाऊंगा। सिंपल सी हाँ बात है। सर। कोई जो है क्या कहते हैं कहीं का कुछ भी पेपर डाल देगा तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैं नीट के लिए बता सकता हूँ कि आउट ऑफ 90 आपको 85 क्वेश्चन मिल जाएंगे नोट्स से। एप्लीकेशन हो सकता है जो है एप्लीकेशन पार्ट, तो एप्लीकेशन तो नोट्स का एप्लीकेशन होगा, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, पर नोट्स के अंदर का मटेरियल होगा। या एनसीईआरटी एक बुक रेफर तुमको मैं ऑलवेज करता हूँ, एनसीईआरटी। इसके अलावा मैं कोई बुक आपको रेफर नहीं करता हूँ। मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी बोला है कि आप जो है क्या कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व कहाँ से करो। अगर मॉड्यूल सॉल्व करते हो तो उसमें सिर्फ नीट के जो क्वेश्चंस हैं या एआईपीएमटी के जो क्वेश्चन है सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करो जिनमें लिखा हुआ है एआईपीएमटी, जिनमें लिखा हुआ नीट। ठीक है, वो थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन है तो उन्हीं को सॉल्व करो। और वो एक एक चैप्टर में कम से कम मिनिमम 50 तो है ही और 100 तक है वो करीब करीब उनको। अगर इसके अलावा आपको कोई बुक खरीदनी है तो ऐसी बुक खरीदो जो कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड हो, ऐसी ऑब्जेक्टिव बुक जो
कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड हो। इधर उधर के बेवकूफ बनाने वाली बुक बहुत है मार्केट में, उनसे ना तो कभी क्वेश्चन आना है और ना ही कुछ। तुमको 20,000 क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुमको क्वालिटी क्वेश्चन इतना सॉल्व करना पूरा एनसीईआरटी में, इतना पूरे चैप्टर से इतने क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। 3000 दिख रहा है कि नहीं? 3000 का मतलब है कम 18 चैप्टर आपके प्लस 2 वाली बुक में है, 22 चैप्टर आपके प्लस 1 वाली बुक में है, सारा मिला के आपका 40 चैप्टर हो गए। 40 चैप्टर को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो 70 to 75 क्वेश्चन एवरी चैप्टर, आपको मिल जाएगा 2800 to 3000। These questions are more than sufficient। हाँ, बट क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही होगा। एक क्वेश्चन है उसमें से 4 ऑप्शन है, तो आपको हर ऑप्शन को ऑप्शन की एनालिसिस करनी है, हर एक ऑप्शन की एनालिसिस करनी है। ओके सर। तो अगर आप यहाँ पे 20,000 क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो ये 2-3 काम करेगा। एक तो कि आपका टाइम किल कर देगा, ये टाइम किलिंग होगी पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से टाइम की किलिंग होगी। और सेकंड थिंग कि जब यहाँ से तुमने बायो का टाइम किल किया है तो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री का टाइम काटोगे। और फिर क्या है कि जब तुम यहाँ पे 20,000 क्वेश्चन करोगे ये तो आपको ये पसंद थोड़ी आएगा कि फिजिक्स में आप सिर्फ 3,000 वाला क्वेश्चन बैंक देखो, आप तो देखोगे वहां पे भी यही वाला। दैट मीन्स कि सिलेक्शन से तो तुम बाहर ही हो गए। सिलेक्शन तुम क्या इस जन्म में नहीं करवा पाओगे पूरी, अगले जन्म भी लगा दोगे तब भी नहीं होगा, गारंटेड बताता हूँ। सर बोलो। आपने जो वो बोला ना बोथ 1 and 2, वो आंसर में दिया है, जो सॉल्यूशन भेजा वो 2 दिया, सेकंड वाला दिया है। क्या दिया है बोलो मुझे, रिपीट करो, आंसर रिपीट करो। Most of the ऑप्शन रिपीट करो, option some DNA sequence may be present in multiple copies, most of DNA codes for protein, मोस्ट ऑफ द डीएनए कोड फॉर प्रोटीन, ये लिखा हुआ है। हाँ ये हाँ सर। तो पहली बात तो कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपकी बुक से कहीं से भी नहीं। अब मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से इसने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की, मानता हूं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या लिखा हुआ है कि जो मोस्ट ऑफ द डीएनए doesn't code for any protein, doesn't code for any protein, कोई प्रोटीन, मतलब बहुत कम ऐसा डीएनए है जो कि क्या है, प्रोटीन कोडिंग। समझ में आई बात? अब वो कह रहा है कि ब्रेन सेल में बहुत ज्यादा पार्ट है जो डीएनए का प्रोटीन कोड करता है, ठीक है। तो अगर मैं मान भी लूं कि उस क्वेश्चन का स्टेटमेंट सही है, इस क्वेश्चन का आंसर सही है, स्टिल दिस इज आउट ऑफ योर सिलेबस, कंप्लीटली आउट ऑफ योर सिलेबस, एंड दिस इज द कंप्लीटली अटर नॉनसेंस, दिस इज अटर नॉनसेंस। ओके, तो जो है क्या कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पे करना बेवकूफी है। क्वेश्चन देखते ही एक आर्ट सीखो, अभी आपके पास टाइम है एक आर्ट सीखने का। क्या बोलो, क्या क्वेश्चन देख के समझने का? हाँ, क्वेश्चन देख के आपको ये पता चल जाना चाहिए कि तुमको उसको हिट करना है या तुमको छोड़ना है। मैं बता रहा हूँ तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। अगर ये तुम सीख गए तो तुम मान लेना कि अपने सिलेक्शन का 10% तुमने अभी सॉल्व कर लिया, मतलब तुमने अपना सिलेक्शन 10% अभी करवा दिया। हाँ, पर ये तुमको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तुमको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर तुम इस क्वेश्चन को कर पाते हो तो क्या जितना टाइम ये डिजर्व करता है उससे ज्यादा तो कहीं नहीं खा रहे हो। अगर मान लिया कोई क्वेश्चन तो तुम्हें सिर्फ 30 सेकंड देने हैं, अब उसको तुमने दे दिया 4 मिनट, तो ये क्या किया इसने क्या किया, मतलब जब तुम कहीं पे जाके ज्यादा क्वेश्चन बहुत सारा टाइम खा लिया, के साथ क्वेश्चन ये खा गया।
ठीक है, मतलब तुमको सिलेक्शन से इसने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। 6-7 क्वेश्चन में बच्चे पूरा मेरिट 6-7 क्वेश्चन का मतलब समझते हो, 24 से 28 नंबर, और इसमें तो तुम बाहर हो जाओगे, सिलेक्शन से बाहर ही हो जाओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के चलते ये जो 30 सेकेंड वाला 4 मिनट खा गया। ठीक है, तो तुमको क्वेश्चन की क्वालिटी देख के, मतलब क्वेश्चन तुमको फर्स्ट राउंड में, तुमको पेपर ऑलवेज 2 राउंड्स पे करने चाहिए। ठीक है, किसी भी पार्ट को 2 राउंड में, जो फर्स्ट राउंड होगा उस फर्स्ट राउंड पे आप क्या करोगे, आप वो क्वेश्चन करोगे जो देखते ही आ जाएगा। कौन से क्वेश्चन, जो देखते ही आ जाएंगे, मतलब जिनको रीड करोगे टिक करोगे, रीड करोगे टिक करोगे। तो इस तरह जब तुम करोगे ना, तो मान लिया बायो का पेपर में 90 क्वेश्चन है, तो तुम ये 20 मिनट में, ये पार्ट तुम 20 मिनट में कंप्लीट कर दो। और 90 में से इस तरह के क्वेश्चन करीब करीब आते हैं 60 to 65। कितना आता है, 60 to 65। अब इसके बाद इवन ज्यादा आते हैं, मैंने कम लिखे, करीब करीब आज की डेट पे वो 75 to 80 आते हैं ये वाले। तो अगर तुमने सिर्फ ये 10 क्वेश्चन बाहर होते हैं। हाँ, बाहर नहीं होता बच्चे, बाहर नहीं होता। आज की डेट पे पिछले मैं 2-3 साल का देख रहा हूँ पेपर, रेयर क्वेश्चन बाहर गया है, एक आध क्वेश्चन, वो भी कहीं ना कहीं से आपके एनसीईआरटी से लिंक, मतलब अप्लाई किया है उसने, एनसीईआरटी की नॉलेज को अप्लाई कर दिया है, बाहर का नहीं डाला है। ठीक है, 2 साल सर सिर्फ बायो का? हाँ, मैं बायो की बात बता रहा हूँ, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या बताऊंगा, मुझे नहीं पता फिजिक्स केमिस्ट्री का, वो तो आपको वो टीचर बताएंगे बेटा। तो मैं जो है क्या कहते हैं, बायो में 2019 में एक क्वेश्चन पूछा था, ओजोन डे शायद पूछा था। ठीक है, वो कंप्लीट आउट ऑफ एनसीईआरटी था, उसका कोई जो है मेल नहीं था। बट आज की डेट में आप 20 और 21 दोनों का पेपर उठा लो, ऑलमोस्ट सारे पेपर जो है पूरा XYZ एवरीथिंग आपके एनसीईआरटी से, एवरीथिंग। ठीक है, तो 20 मिनट में अगर ये सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास हार्डली बचेगा 15 से 20 क्वेश्चन वाला, अगर ये 100 भी करता है तो। ठीक है, और उस दौरान आप जो है क्या कहते हैं, अगले 10 मिनट्स या अगले 15 मिनट्स में उनको सॉल्व कर लोगे। इनमें से कम आप 15-20 हैं तो आप 12-13 तो निकाल ही लोगे, इवन ज्यादा निकाल पाओगे, ज्यादा निकाल पाओगे, क्योंकि अब आपके पास क्वेश्चन कम है, टाइम ज्यादा है, और एक बार उस क्वेश्चन को आप रीड कर चुके हो। साथ में ये भी है, बायो के लिए आपके पास बहुत टाइम नहीं होता, आप कितना मैक्सिमम टाइम बायो को दे सकते हैं, या और थोड़ा बढ़ा देता हूं, इतना, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, इससे ज्यादा का मतलब है फिर फिजिक्स केमिस्ट्री आपसे सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि आपको कलर भी तो करना है सेम टाइम में, कलर भी तो करना है उसको। बहुत मुझे लग रहा है कि 200 क्वेश्चन को जब आप कलर करने बैठते हो तो 25 मिनट पे ही आ जाता है। वो जो बीच बीच में आपको अगर डिस्टर्ब करते हैं, पूरा पूरा उसको फिलअप करना, 10 मिनट वो खा जाता है। मतलब ये सब मिला के तुम्हारा, अगर मैं 25 का 120 ही कर दूं, बहुत तेज कर रहा है, तो 30 मिनट, मतलब पेपर जो 3 घंटे का था वो 3 ना होकर 2.5 आवर्स का। देख रहे हो, तो ये सारी चीजें हैं, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और आपको ये देखना होगा कि कोई कौन सा क्वेश्चन आपके लिए रेलेवेंट है, कौन सा क्वेश्चन नहीं। एंड आपको सेम चीज यहाँ पे टेस्ट जब देते हो तभी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अप्लाई करोगे तो वहां पे एफिशिएंसी उसकी बहुत अधिक हो। एक पिछले पिछले साल का एक बच्चा था, सर टेस्ट में सर बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दे रखा है सर। ये 2 टेस्ट, ये पिछले टेस्ट में ठीक था, बस फर्स्ट टेस्ट और उसका एक तरीका, उसमें रोने गाने का कोई मतलब नहीं होता। मान लिया कि आपके पास 90 क्वेश्चन है, 90 आ रहा है कि 100 दे रहे हैं? 100 दे रहा है सर। 100 दे रहे हैं, तो इन 100 में से आप देख लो, आपको अब ये आपको सीखने की, यही तो सीख पाओगे आप, जब अप्लाई करोगे तभी तो सीख पाओगे। मान लिया कि सिर्फ 70 क्वेश्चन आपके लिए एनसीईआरटी एंड मेरे नोट्स के हैं, तो अब आपको सेलेक्ट करना है कि वो 70 क्वेश्चन कौन से हैं। बट हाँ, ये जो 70 क्वेश्चन है, अब इनसे गलती नहीं होना चाहिए, तो 280 मार्क्स तो तुम्हें वैसे भी मिलता है। और जब अब क्या है कि इस 70 में से तुमने, मतलब रियलिटी क्या है कि तुमने 70 आउट ऑफ 70 कर दिया है कि नहीं, 70 आउट ऑफ, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन पढ़ा हुआ 70 ही था, तुमको जो आगे एग्जाम में आना वो 70 है। हाँ सर। कुछ दिन इसको करो, इसके बाद आगे पेपर ठीक हो जाएगा। स्टार्टिंग में पेपर ऐसे ही देते हैं,
हर इंस्टीट्यूट ऐसे ही पेपर देता है स्टार्टिंग। ठीक है, अब ये तुमको सेलेक्ट करना है कि कौन सा जो है क्या कहते हैं कितना क्वेश्चंस जो है आप सेलेक्ट कर पाते हो, कितना एफिशिएंट हो आप क्वेश्चन को पहचान पाने में। बात समझ में आ रही है? तो ये तो तुम्हारे स्किल्स ने किया। मतलब एक और पॉइंट बताता हूँ, एक अच्छे बच्चे के लिए, एक जो बच्चा सेलेक्ट होता है उसमें कौन सी क्वालिटी होती है, उसमें ये होती है क्वालिटी कि वो कंप्लेन बहुत कम करता है। वो हर एक चीज को अपॉर्चुनिटी मान के उसको ग्रैब करने की कोशिश करता है। जो लोग कंप्लेनिंग होते हैं ना, उनका सिलेक्शन होता नहीं है। ठीक है, नहीं होता सिलेक्शन। मैं तुमको बता रहा हूँ कि पिछले से पिछले साल एक बच्चा था, बड़ा मतलब डिसेंट बच्चा था, सही पूछो तो उसको कुछ नहीं आता था स्टेज में, दिमाग ठीक था उसका, बट उसे आता बहुत, उसको अंदर कंटेंट नहीं था। ठीक है, और उसने पढ़ना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में उसके टोटल मार्क्स 180 आउट ऑफ 760 इस तरह से आते थे मार्क्स उसके, एंड लास्ट तक में उसके मार्क्स आने लगे थे 500 to 600। ये 2020 वाले पेपर की बात कर रहा हूँ उसमें। ठीक है, 500 to 600 रेंज में लाने लगा था उसको। पिछले साल मार्क्स मिला शायद 519 ऐसे कुछ, या इससे बेहतर था कुछ, ऐसे ही था सर। ठीक है, सेलेक्ट नहीं हुआ, बट इस बार उसका स्कोर जा रहा है अप्रोक्सीमेटली 610 to 50 इतना जा रहा है। इस बार वो सेलेक्ट हो जाएगा, इस बार वो इस रेंज पे। उसके अंदर कंप्लेनिंग नहीं था, कोई भी कंप्लेनिंग नेचर नहीं था उसका, बस ये था कि टीचर जो कहता है बस वही सही। और उसकी इफिशियंसी, एक्यूरेसी तुम देखो कि उसने फिजिक्स में इस बार 32 क्वेश्चन किए हैं और 32 में से शायद एक क्वेश्चन गलत हुआ है सर। इतना मिस्टेक सबसे होता है, तुम समझ रहे हो? और ये बात अलग है कि इससे भी बेचारे से पेपर शायद फिजिक्स का लेंदी आया, और लास्ट में लेंदी क्या था, पूरा पेपर ही में 20 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दे दिए गए, तो हिसाब किताब बिगाड़ेगा पूरा। तो वो बेसिकली जो 32 क्वेश्चंस मतलब ये कर देता, वो बोल रहा था कि मैं सर इतने रेंज पे पहुंच जाता था 45 तक, बट टाइम कम हो गया उसका। और ये इतने रेंज पे होता, मैं बता रहा हूँ कि उससे 42 क्वेश्चन से नीचे सही नहीं होता उसका, वो इतना एक्यूरेट था। बायो में भी शायद 2 क्वेश्चन गलत किया आउट ऑफ 90, 2 क्वेश्चन, समझ रहे हो? बट वो कंप्लेनिंग नहीं था। उसी के पैरेलल में कुछ आकाश से बच्चे पढ़ के आए थे, रिपीटर्स थे। ये रिपीटर नहीं था, ये फ्रेशर था, मतलब 12th पास आउट था बच्चा। आकाश से आए थे, उन्होंने 11th कोचिंग किया, उन्होंने 12th कोचिंग किया प्रॉपर, और वो आके सीपी के कोचिंग कर रहे थे। उनको हर समय कंप्लेन करना होता था कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, ये वो। एट द एंड उनमें से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। एक बच्ची जरूर थी आकाश से, वो बाद में सुधर गई थी, उसको समझ में आ गया था कि क्या पढ़ा रहे हैं और क्या ग्रैब करना है, तो वो सेलेक्ट हुई। बट स्टिल क्योंकि उसने पीछे का टाइम काफी खो दिया था, और लास्ट में भी उसको मना किया जा रहा था कि इधर उधर का मत पढ़, तो उसको मिला सिलेक्शन, बट उसको कॉलेज अच्छा नहीं मिला। आई थिंक उसको पिछले साल 571 मार्क्स मिला था, तो उसको कॉलेज तो मिल गया था इसमें, बट सिलेक्शन मतलब उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिला। उसकी वजह थी क्योंकि वो टीचर को फॉलो नहीं कर रही थी डायरेक्ट। तो दिमाग में अगर कुछ इस तरह का है तो जो है क्या कहते हैं, कंप्लेनिंग नेचर, उसको हटा दो। सिर्फ अपॉर्चुनिटी, हर चीज में पॉजिटिव देखने की कोशिश करो, हर चीज में पॉजिटिव ग्रैब करने की कोशिश करो। कोई चीज नेगेटिव होती ही नहीं है, वो तुम्हारे माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और चूंकि मैं बता रहा हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आएगा वहीं से, तुमको अब जहां से पढ़ना है पढ़ लो। ठीक है, मुझे अदर सब्जेक्ट का भी बहुत पता नहीं है कि अदर सब्जेक्ट में, वैसे वो सारे टीचर अच्छे हैं, उनके भी नोट से ही सारी चीजें, नोट से या वो जो बोल रहे हैं आपको एनसीईआरटी सॉल्व करने हैं जो भी, वहां से ही आना है। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे टीचर्स को फॉलो करते हो, कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पे मैं कल जो होगा मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ से। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर।